गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अब सेकंड पार्ट, जो कि फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में दो टॉपिक्स कवर किए हमने आपके। एक तो आपका बेल्जियम और श्रीलंका के बीच का जो डिफरेंशिएशन था वो, सेकंड आपका मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इन दो टॉपिक्स को हम कवर कर चुके थे। अब हमारे पास है बाकी बचे हुए तीन टॉपिक्स, जो है हमारा अकोमोडेशन इन बेल्जियम, फोर्थ टॉपिक है हमारा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, और लास्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिससे आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर आवर रैपिड रिवीजन सीरीज। इतना शानदार काम हुआ यहाँ पे। मेजरली जो प्रॉब्लम श्रीलंका में थी उसका सारा उल्टा हुआ आपके बेल्जियम में। कैसे उल्टा हुआ अब वो देखें आप लोग। देखिए, आप लोगों को श्रीलंका अगर समझ में आ गया ना, तो जस्ट उसका रिवर्स करना है हमें इन तीनों कम्युनिटीज के साथ यहाँ पे, तो आपको इजीली ये चीज दिमाग में सेट हो जाएगी। पहला तो है आपके वहां पे थे 1950 से 1960 के बीच में, जो मैंने आपको बताया था, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। बट बेल्जियम की गवर्नमेंट चाहती थी कि सोशल डाइवर्सिटी और सोशल इक्वालिटी वहां पे रहे, सोशल डाइवर्सिटी यूनिटी के साथ वहां पे रहे, जिसके लिए क्या किया गया, 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया। उसके कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किए, 4 टाइम्स अमेंडमेंट किए। क्या किए बेटा, 4 टाइम्स अमेंडमेंट किए। क्यों किए? क्योंकि उनको तीनों कम्युनिटीज, डच, फ्रेंच और जर्मन्स, तीनों को एक इक्वल पाथ पर रखना था। तीनों को एक इक्वल पाथ पर रखना था। अब इसके लिए क्या किया गया भाई, एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट को क्रिएट किया गया। थर्ड आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी। और फोर्थ आपका सेंट्रल स्टेट कम्युनिटी। और ब्रुसेल, जो वहां की कैपिटल थी बेल्जियम की, वहां पे एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट क्रिएट की गई। ठीक है, ये 4 तरह की गवर्नमेंट क्रिएट की गई। अब यहाँ पे पावर को डिवाइड कर दिया, कह सकते हो फेडरलिज्म आ गया। सेकंड चैप्टर है ना हमारे सिविक्स का, तो कह सकते हैं आप कि फेडरलिज्म आ गया। फेडरलिज्म कैसे आया कि भाई, चाहे आप डच हो, चाहे आप फ्रेंच हो, चाहे आप जर्मन हो, आप लोगों को क्या मिलेंगे, इक्वल राइट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इक्वल राइट्स मिलेंगे। इक्वल राइट्स के साथ साथ क्या मिलेंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज के साथ क्या मिलेगा, गवर्नमेंट बेनिफिट्स इक्वली मिलेंगे सबको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी चीजें आप लोगों को इक्वली सबको प्रोवाइड की जाएंगी। इन स्पाइट ऑफ योर परसेंटेज रेशो, चाहे आप 1% हो, इतना 40 हो या 59% हो, आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल रहेगा गवर्नमेंट में, जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी। और एक बनाई आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, इसको थोड़ा अभी बाद में समझाऊंगा, पहले तीनों चीजें समझो। नेशनल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे अपने डिसीजंस लेंगी, नेशनल के अपने नेशनल लेवल पे वर्क्स होंगे, जो कि स्टेट से थोड़े अलग होंगे जैसे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, मिलिट्री को मेंटेन करना और वो सारी चीजें। इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट वाइज आपका इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ब्रुसेल की अलग गवर्नमेंट इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि वहां पे भी डेमोग्राफीज अलग अलग थी, दोनों का परसेंटेज ऑफ रेशो अलग अलग था। क्लियर। लास्ट आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों बनाई गई बेटा, कम्युनिटी गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई क्योंकि अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले वहां पे लोग रहते थे। तो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्रिएट किया गया, जिसमें डच, फ्रेंच और आपके जर्मन, इनका क्या होगा, तीनों का इक्वल
रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या होगा बच्चों? इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। हम समझ रहे हैं ना दोनों कंट्रीज। एक कंट्री जो अपनी माइनॉरिटीज को दबा रही है और मेजोरिटेरियन रूल ला रही है जिससे सिविल वॉर हो रहा है। एक कंट्री जो अपने सभी लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट कर रही है ताकि वहां के सब लोग यूनिटी और डाइवर्सिटी के साथ रह सकें और कोई इश्यू कोई कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में ना हो। और इसी का रिजल्ट निकला कि यहाँ पे ना तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुए, नो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, ना ही कोई अपने राइट से डिप्राइव्ड रहा, इक्वालिटी आई और इक्वालिटी के साथ साथ डेवलपमेंट हुआ। देखो बच्चों बहुत सीधी सी बात है, डिस्प्यूट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डेवलपमेंट। जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे वहां डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके 3 टॉपिक्स जो हमने समझे। और बेल्जियम मॉडल को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया कि बाद में यूरोपियन यूनियंस का जो हेडक्वार्टर बना वो भी ब्रुसेल बेल्जियम की कैपिटल में बनाया गया। सारे सिनेरियोज हमने समझे कि कौन सा देश किस तरह से कैसे काम कर रहा है। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि बेल्जियम और श्रीलंका का जो अपोजिट एग्जांपल हमने लिया वो आपकी पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल वाले टॉपिक को इजीली समझा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई पावर इज डिजायरेबल। वाई पावर इज डिजायरेबल, देखिए बच्चों, या वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। एक जगह जहां पे लड़ाई हो रही है पावर ना देने की वजह से, वहीं दूसरी जगह कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो रहे हैं पावर डिवाइड करने की वजह से। तो आप लोगों को समझ में आया कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। देखो भाई 2 रीजन की वजह से, एक है आपके प्रूडेंशियल रीजंस, दूसरे हैं आपके मोरल रीजंस। प्रूडेंशियल रीजंस में क्या सीन है भाई बच्चों, बहुत सीधा कंसेप्ट है। प्रूडेंशियल रीजंस, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सिविल वॉर नहीं होगा, आपस में कम्युनिटीज लड़ेंगी झगड़ेंगी नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, दंगे नहीं होंगे, तो देश किस चीज पे काम करेगा? डेवलपमेंट पे काम करेगा। सोशल कॉन्फ्लिक्ट से बचेगा। सोशल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के साथ साथ आप लोगों के साथ क्या होगा? आपकी कंट्री में शांति रहेगी, पीस, इट विल लीड टू पीस। कोई इशू नहीं होंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, आपकी कंट्री बड़े लेवल पे ग्रो कर पाएगी, डेवलप हो पाएगी। ये सारे प्रॉब्लम पॉइंट्स इसमें आएंगे। मतलब ये आपके एक लॉजिकल रीजन की बात हो रही है। तो वो हमारे पोटेंशियल रीजन या प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हम पावर को डिवाइड कर देंगे तो सारे ग्रुप्स साइमल्टेनियसली प्यार मोहब्बत से अच्छे से रहेंगे। जैसे हमारे इंडिया में है कि हम अगर बात करें कि हर एक कम्युनिटी पीसफुली हमारे यहाँ पे रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी के भी राइट्स को हार्म नहीं किया जाए, चाहे आप 1% मिनोरिटी में है, चाहे आप 90% मेजोरिटी में है। ठीक है, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए। सेम विद योर प्रूडेंशियल। तो ये आपका प्रूडेंशियल रीजन, प्रैक्टिकल रीजन बोल सकते हैं आप इसको। प्रैक्टिकल रीजन में क्या होता है कि प्रैक्टिकलिटी पे बात की जाती है कि अगर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, सिविल वॉर टाइप कंडीशंस नहीं होंगी, तो हम किसी और काम, जो हमारे डेवलपमेंट है, हमारी कंट्री को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, वहां पे पीस लानी है, उन सब पे काम कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि मोरल रीजंस, तो भाई हम बात करते हैं, देखो डेमोक्रेसी है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि बेल्जियम में ही डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी तो आपकी श्रीलंका में भी थी, बट फिर भी क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हुए ना, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट आई, उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की। सेम प्रॉब्लम क्या थी? देखो डेमोक्रेसी की स्पिरिट्स क्या बोलती हैं? डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है कि सबके साथ इक्वालिटी हो,
श्रीलंका में नहीं हो पा रही थी, तो मोरालिटी हार्म हो रही है ना, मोरल वैल्यूज हार्म हो रही है, तो डेमोक्रेसी की मेन स्पिरिट, डेमोक्रेसी की मेन फीचर्स हार्म होंगे। सेकंड चीज क्या हार्म होगी बच्चों? सेकंड चीज आपकी हार्म होगी, इक्वालिटी नहीं मिल पाएगी लोगों को, नो इक्वालिटी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो मतलब आपके मोरल रीजन हार्म हो रहे हैं ना इसमें। मोरल रीजन हार्म होंगे आप लोगों के इसमें, मतलब मोरल रीजन आपकी कंट्री के, आपके मोरालिटी हार्म होगी, ये सब चीजें इसमें। तो दो रीजन हम देखते हैं कि पावर इसलिए डिजायरेबल है, एक तो हमारे प्रैक्टिकल रीजन है हमारे पास, और दूसरा हमारे मोरल रीजन है कि अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें सबकी इक्वालिटी पे बात करनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स देने पे बात करनी चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहना चाहिए, किसी की आवाज नहीं दबानी चाहिए, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन। आया आप लोगों को समझ में? यहां तक आपका लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखो बच्चों, अब आप लोगों का ये लास्ट टॉपिक है, इसमें भी आपके सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आपका, पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर आगे के बाकी बचे हुए दोनों भी कंप्लीट करते हैं। टोटल डिवीजन ऑफ पावर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें इक्वालिटी रहेगी। इक्वालिटी कैसे रहेंगी? दैट नो वन इज सुपीरियर टू अनदर, है ना। सब लोग क्या रहेंगे? इक्वल, हॉरिजॉन्टल लाइन में स्टैब्लिश्ड है, जैसे कि आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड आपका जुडिशरी, ठीक है। हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसे हम चेक एंड बैलेंस फॉर्म ऑफ पावर भी कहते हैं, चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें आपके वर्टिकल की, तो ये है आपका फेडरल फॉर्मेशन। कौन सा? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या रहेगा आपका? सबसे सुपीरियर सेंट्रल, आपका स्टेट, फिर आपका लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। आपकी तीनों गवर्नमेंट्स इसी फॉर्मेशन पे रहेंगी, और यहाँ पे आपकी क्या रहेंगी? साइमल्टेनियसली चल रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगा? चेक एंड बैलेंस किससे रहेगा? कि ऑल्दो दीज आर द लॉ मेकर्स, दे आर द लॉ एग्जीक्यूटर्स एंड दे आर द वन हु इंटरप्रेट if any law or any decision of the government or the legislature is not good for the welfare of people, or if it will harm the आपका constitution. Executives are those who make judiciary, है ना। जज, चीफ जस्टिस जो है होते हैं आपके, या जजेस जो होते हैं आपके, उनको कौन सेलेक्ट करता है? आपका एग्जीक्यूटिव, आपके प्राइम मिनिस्टर्स, आपके मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह मिलके करते हैं। बट इफ समवन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, अगर आपका कोई भी पर्सन जो एग्जीक्यूटिव में है वो कोई गड़बड़ करता है, तो उसके ऊपर कार्यवाही कौन करेगा? उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? उसके ऊपर चेकिंग कौन करेगा? वो है आपका जुडिशरी। इसलिए इसे क्या कहते हैं? चेक एंड बैलेंस फॉर्म ऑफ पावर कहते हैं। अब आपका आता है वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन में क्या होता है बेटा? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल मतलब व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन इट इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट आर द सुपीरियर, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर रहेगी, मतलब सेंट्रल लेवल पे पूरे कंट्री को मैनेज करने का काम, पूरे कंट्री को रन करने का काम, एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने का काम, आर्मी को मैनेज करने का काम, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का काम आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। बट सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी, कुछ पावर आपकी स्टेट्स के पास भी रहेंगी, जिसको हम डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग का एक पार्ट मानते हैं। तो स्टेट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, स्टेट की जो पुलिस हो गई, या आपके स्टेट का एग्रीकल्चर, आपका एग्रीकल्चर हो गया, या किसी भी पर्टिकुलर थिंग हो गई जो आपकी स्टेट का दायरे में आती है, वो आपकी किसके पास रहेगी? स्टेट के पास रहेगी। इसी तरह से सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट वर्क करती है, डिवाइडेड रहती हैं। इनके पास अपनी अपनी लिस्ट रहती है, इसके बाद अपनी यूनियन लिस्ट है, इसके बाद स्टेट लिस्ट है, इसके पास कोई लिस्ट नहीं। ये दोनों मिलकर ही लोकल गवर्नमेंट के मेजर डिसीजंस लेते हैं, और माइनर डिसीजंस वहां के जो लोकल आपके म्युनिसिपैलिटीज हैं, आपके जो पंचायत वगैरह है, वो उनके लेवल पे काम करते हैं। ये हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा फेडरलिज्म है उसमें डिटेल में समझेंगे। ये आप लोगों को समझ में आया? इसे हम कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ये अगर हम देखें तो ये हमने कहाँ देखा था? ये हमने देखा था मेजरली हमारे बेल्जियम में। तीसरा है आपका टॉपिक
वो है आपका पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर्स को डिवाइड करना, मतलब जैसे कि हमने बेल्जियम का एग्जांपल लेते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में हमने वहां पे पढ़ा था ना बच्चों। तो भाई कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था, एजुकेशनल, कल्चरल, लैंग्वेज, इन सब के बिहाफ पे जो डिसीजंस लेंगी कौन लेंगी, आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी। और कम्युनिटी गवर्नमेंट में सभी कैटेगरी के लोग, सभी कास्ट कम्युनिटीज के लोग इन्वॉल्व होंगे। तो ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स को पावर देना भी एक पार्ट है हमारे डिवीजन ऑफ पावर का, ताकि कोई भी एलिनेशन वाली फीलिंग में ना आए कि भैया मेरे साथ तो धोखा हो रहा है, मैं घर का छोटा बच्चा हूं इसलिए मुझे राइट्स नहीं दिए जा रहे, है ना। सबको बराबर के अधिकार हमें देने हैं। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स, आइदर यू आर स्मॉल और बिग, आइदर यू आर यंगर और एल्डर, ठीक है, आइदर योर पॉपुलेशन इज लेस और मोर, आइदर यू आर इन माइनॉरिटी और इन मेजॉरिटी, ठीक है। अगर मान लो बेल्जियम में क्या होता, कम्युनिटी गवर्नमेंट में सिर्फ फ्रेंच और डच होते और जर्मन नहीं होते, तो क्या जर्मन लैंग्वेज को उतने राइट्स मिल पाते जितने डच और फ्रेंच को मिलते? नहीं मिल पाते। इस वजह से लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशनली तो फिर जर्मन डिप्राइव हो जाते प्रॉपर्ली। तो इसलिए हमें क्या करना था, सारी कम्युनिटीज को यूनाइटेड करना था, इसलिए हम ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, वो है आपका फोर्थ, पावर ऑफ शेयरिंग। जो है आपका पावर शेयरिंग का एक अरेंजमेंट हम इन 3 फैक्टर से भी देखते हैं। जैसे कि अगर हम पार्टीज की बात करें तो जो हमारी अपोजिशंस होती हैं वो रूलिंग पार्टी पे प्रेशर क्रिएट करेंगी। दूसरा हमारे जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था, एक बढ़िया एग्जांपल मैं आप लोगों को देके समझाता हूँ। 2020 में हमारा आया था किसान बिल, लॉ ऑफ किसान बिल, 3 लॉज लेकर आई थी गवर्नमेंट किसान बिल के लिए। वो सही थे गलत थे उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो समझेंगे वो ये है कि उसके बाद जो हमारे किसान थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया दिल्ली पे, पूरे एरिया में उन्होंने हड़ताल वगैरह की, कुछ 6-7 मंथ्स उन्होंने वहां पे बैठ के प्रोटेस्ट किया। एट द एंड इस प्रेशर ग्रुप्स और इन मूवमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट को पीछे हटकर उन बिल्स को वापस से मूव बैक करना पड़ा, उनको वापस से खत्म करना पड़ा। तो भाई ये जो आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं या आपके जो मूवमेंट्स हैं, ये इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसके अनलिमिटेड पावर को वो रोक सके, या कोई भी ऐसा डिसीजन जो लोगों के, मास ऑफ पीपल के फेवर में नहीं है उसको रोक सके, ठीक है। इसमें आते हैं आपके बिग बिजनेसमैन, दूसरा हमारे फार्मर, सोशल एक्टिविस्ट, ऑल दीज पीपल्स आर द पार्ट ऑफ दिस। ये क्या करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर को अनलिमिटेडली यूज ना कर सके, गवर्नमेंट अपनी पावर को अनलिमिटेडली यूज ना कर सके और किसी को एक्सप्लॉयटेशन या डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना। आपका एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। हम अब आप लोगों से मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ, फेडरलिज्म में। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस। ASCI अभ्यास संकुल आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेकर आता रहेगा, जिससे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स आपको काफी इजीली कवर अप हो जाए। थैंक यू।